नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल द रैंकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नीतियाँ। इससे संबंधित हम टॉप 15 क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक नीति को किसके द्वारा 3 चरणों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रजनी पामदत्त, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा भारत की जो आर्थिक नीति को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। वो 3 चरण कौन कौन से? पहला वाणिज्यिक चरण है, ठीक है। दूसरा चरण है औद्योगिक चरण, और दोस्तों तीसरा चरण है वित्तीय चरण। बात करते हैं पहले चरण की, तो इसका कार्यकाल 1757 से 1813 तक था। दूसरे का 1813 से लेके 1957 तक था। 1857, तीसरा 1857 से 1947 तक का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन टुडे बुक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए रजनी पामदत्त, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजनी पामदत्त। दोस्तों, रजनी पामदत्त के द्वारा इंडिया टुडे बुक लिखी गई है, और इसी बुक के अंदर इसने भारतीय जो आर्थिक नीतियाँ 3 कालों में विभाजित की थी। हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, उसके अंदर जो पहली बार ना किसने 3 नीतियों में प्रभावित किया था, तो वो थे कार्ल मार्क्स। और भारतीय लेखक के बारे में पूछे तो उसका आंसर होगा रजनी पामदत्त। उसके ना 3 चरण वही है जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन तीसरा, भारत में परंपरागत उद्योगों के पतन के कारण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रिटिश वस्तु का सस्ता होना, ऑप्शन बी भारत में नए उपभोक्ता वर्ग का उद्भव होना, ऑप्शन सी रेलवे के कारण, और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों सही है। ब्रिटिश वस्तु का सस्ता होना, हम जानते हैं उनकी टेक्नोलॉजी, श्रम वगैरह आदि के कारण। भारत में नए उपभोक्ता वर्ग कौन कौन से? जैसे शिक्षित हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, यह सब ना नए उपभोक्ता वर्ग है, जिसको ना भारतीय वस्तु से होकर पश्चिमी वस्तु को आकर्षित हुए थे, जिसके कारण वो अपनी परंपरागत वस्तु को इसके स्थान ब्रिटिश वस्तु खरीदने को उत्साहित थे। रेलवे के कारण, उनके माल श्रम आदि के कारण ब्रिटिशों को लाभ हुआ, और इस कारण इसका आंसर तीनों हो जाएगा। इन तीनों के कारण भारत के जो परंपरागत कुटीर उद्योग थे उनका पतन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन चौथा, भारत में अंग्रेजी काल में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं होने का क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वित्त की कमी होना, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी की कमी होना, ऑप्शन सी भारतीयों के लिए कच्चे माल की कमी, ऑप्शन डी समाज एवं संस्कृति का विकसित होना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज एवं संस्कृति का दोस्तों विकसित नहीं होना और पिछड़ापन होगा। पिछड़ापन ही भारतीय उद्योगों के विकास का नहीं कारण होता, क्योंकि वित्त की कमी होने का कारण यह था, बैंक वगैरह ETC तो थे, लेकिन केवल ब्रिटिशों के लिए थे। वो भारतीयों को ऋण नहीं देते थे, और जो कागज वगैरह मांगते थे, डॉक्यूमेंट्स, वो उनके पास पूर्ण नहीं होते थे। इस कारण बहाना मिल जाता था ब्रिटिशों को भारतीयों को ऋण नहीं देने का। टेक्नोलॉजी की कमी, सही है। भारतीयों के लिए कच्चे माल की कमी थी। भारतीयों के लिए कच्चे माल की कमी कैसे थी? क्योंकि जो कच्चा माल होता था वो सब ब्रिटिश पहले से अपने ठेके के आधार पर ले लेते थे, ठेके से ले लेते हैं, इसलिए भारतीयों के लिए बहुत कम कच्चा माल उद्योगों के लिए हो जाता था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न बैंकों को उनकी स्थापना से सुमेलित करिए। तो इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक 1881, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक 1894, सी ए इंपीरियल बैंक 1921, और डी ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1850। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1850 में होकर 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। बात करते हैं अवध कमर्शियल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यह पहली स्वदेशी बैंक है, या पहली भारतीय बैंक है, स्वदेशी बैंक है, ठीक है। और इसी बैंक को 1958 में समाप्त कर दिया गया था। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, दोस्तों इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और ये पहली ऐसी बैंक है जो संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापना की गई थी। किस आधार पर?
संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, एक लाला लाजपत राय और दूसरा है दयाल सिंह का। बात करें इंपीरियल बैंक की तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और यही बैंक आगे चलकर बैंक को इस भारतीय स्टेट बैंक बना था, एसबीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अंग्रेजों ने आयात नीति के तहत कौन सी वस्तु को छोड़कर आयात का लगभग कर शून्य कर दिया गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिकर, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है ए और दो दोनों सही है और ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। दोस्तों ये आयात कर ये लगभग 1884 तक की है, जिसमें कि आयात कर को लगभग शून्य कर दिया था और अंग्रेजों को मैक्सिमम जो ना कर प्राप्त होता था, राजस्व मिलता था, इन दोनों से मिलता था। इसी कारण इसको छोड़कर बाकी लगभग सही वस्तुओं के आयात कर को शून्य कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। रेलवे का निर्माण किस नीति के या किस आधार पर किया गया था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत, ऑप्शन बी क्रेडिट गारंटी के तहत, ऑप्शन सी ब्रिटिश बैंकों के ऋण के तहत और ऑप्शन डी केवल कंपनी के शेयर धारकों के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत। तो ये क्या थी दोस्तों? जब ब्रिटिशों के द्वारा भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, रेलवे का निर्माण किया गया, तो उसने ब्रिटिश व्यापारियों या निवेशकों से, व्यापारियों से या उनके जो भी अमीर थे उनसे कहा कि हम 5% काउंटर गारंटी के तहत रेलवे के अंदर निर्माण करने का उन्होंने कहा था। ये 5% क्या था? यह था कि जब तुम रेलवे के अंदर निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद जो हमको चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हम तुमको 5% लाभ की दर से तुमने जितने भी पैसा दिया है उसका हम भुगतान में वापस कर देंगे। कितने, चाहे हमें लाभ हो या घाटा, हम आपको 5% लाभ की दर से दे देंगे। इसी को कहते हैं काउंटर गारंटी सिस्टम के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8वां। किस आयोग के सुझाव पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए रॉबर्ट्स आयोग, ऑप्शन बी फाउंडर कमीशन, ऑप्शन सी यंग कमीशन, ऑप्शन डी फ्रेजर कमीशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट्स आयोग। यह आयोग कर्जन के काल में हुआ था, कर्जन के काल में, और इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। बात करते हैं फ्रेजर कमीशन का, तो इसका संबंध पुलिस आयोग से है, पुलिस सुधार से संबंधित। यंग कमीशन का मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा। और फाउंडर कमीशन ये श्रम से संबंधित है। और इसी कमीशन की सुझाव के आधार पर आगे दक्कन का विद्रोह भी होता है, जिसे आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए रॉबर्ट विल्सन, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, और इसी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। किस राष्ट्रवादी नेता के द्वारा कहा गया था कि हमें रेलवे नहीं नहर चाहिए? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना से भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, बी ए द्वितीय विश्व युद्ध, सी ए 1930 की मंदी, और ऑप्शन डी ए उपरोक्त तीनों गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों गलत है, क्योंकि इन तीनों घटनाओं के कारण भारतीय उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, सकारात्मक
प्रभाव पड़ा था। तो ध्यान रखने इस बात का, हम ऐसे नहीं कि इसको गलत कर गए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना, और इसका आंसर उपरोक्त तीनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, पहला सूती वस्त्र कारखाना किसके द्वारा खोला गया था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए बालचंद हीराचंद द्वारा, ऑप्शन बी रतन टाटा के द्वारा, ऑप्शन सी काबस जी नाना द्वारा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोबस जी नाना। काबस जी नाना के द्वारा 1853 में पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था। कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो मुंबई में खोला गया था। कहाँ? मुंबई में खोला गया था। और बालचंद हीराचंद का संबंध किसके है? जहाज रानी उद्योग से। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसका संबंध कहाँ किससे है बालचंद हीराचंद का? तो उसका आंसर होगा जहाज रानी उद्योग से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 13, धन निष्कासन की प्रक्रिया किस नीति के तहत होती थी? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए युद्ध एवं संधि के तहत, ऑप्शन बी ग्रीन व्यय के तहत, ऑप्शन सी भू राजस्व के तहत, और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों सही है। इन तीनों के तहत धन निष्कासन की प्रक्रिया होती थी। ठीक है, तो धन निष्कासन की सबसे पहले किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने इसका सिद्धांत दिया था। दादाभाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन के तहत युद्ध संधि के तहत होता था। जैसे अपन इलाहाबाद की संधि ही ले लेते थे, इलाहाबाद से, इससे भारतीय जो मुगल राजकोष वगैरह भी समाप्त हो गया था। और दूसरा ग्रीन व्यय के तहत, ग्रीन व्यय के तहत ना क्या आता है? इसके अंदर आता है जैसे कि ना जो भारत सचिव था, भारत सचिव की जो पेंशन होती थी या उसका वेतन होता था, उसके भत्ते होते थे, वो सारे ना इसी भारतीय कोष से ही दिए जाते थे। साथ ही इसके कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी वगैरह थे, जैसे कमिश्नर हुआ या अन्य कोई भी अधिकारी हो, उनके वेतन भी यहीं से दिए जाते थे। और भू राजस्व के तहत यहाँ से जो कर लिया जाता था, यहाँ के कल्याणकारी कार्यों के लिए न लगाकर अपने मातृ देश में भेज दिया जाता था। इसी को धन निष्कासन कहा गया, या बंगाल की लूट भी हम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है CR राव, और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था, और इसी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक आधार पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक आधार पर, तो उसका सही आंसर होगा CR राव के द्वारा। CR राव के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था पहली बार। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट की शुरुआत किस कमीशन के सुझाव के तहत की गई थी? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए एकवर्थ कमीशन, ऑप्शन बी स्ट्रेजी कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी वुड स्पेच कमीशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकवर्थ समिति, एकवर्थ कमीशन। एकवर्थ कमीशन के 1925 में बिठाया था, और इसी के सुझाव के आधार पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था, जो वर्तमान 2017 के अंदर पुनः आम बजट में मिला दिया गया है। बात करते हैं स्ट्रेजी कमीशन, तो ये अकाल से संबंधित है। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, और वुड स्पेच कमीशन भी शिक्षा से संबंधित है। हमारा आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।